students. How are you? I hope you are safe at your home and doing your homework regularly. और हम आवर पास्ट हिस्ट्री की चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कंप्लीट कर चुके हैं. टुडे वी स्टार्ट नाउ चैप्टर 5. चैप्टर नेम इज व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर. यानी कि जब लोगों द्वारा विद्रोह किया गया, बगावत की गई. कब की गई थी? अंग्रेज़ों के खिलाफ इंडियंस ने बगावत 1857 में, और उसके बाद की क्या यहाँ की कंडीशन थी इंडिया के अंदर, उन सब के बारे में हम चैप्टर 5 में रीड करेंगे. ओके, तो फिगर फर्स्ट में हम देखेंगे जो सिपाही हैं एंड पीसेंट है, किसान हैं, गैदर फोर्स फॉर द रिवोल्ट दैट स्प्रेड अक्रॉस प्लेन ऑफ द नॉर्थ इंडिया इन 1857. जो नॉर्थ पार्ट में, इंडिया के कौन से हिस्से में? नॉर्थ उत्तरी मैदानों के अंदर ये ज़्यादा फैला था. किसानों ने और सिपाहियों ने इसको ज़्यादा फैलाया था. तो ये कैसे शुरुआत हुई, इसी के बारे में आज हम एज ए स्टोरी रीड करते हैं. पॉलिसीज़ एंड द पीपल, यानी कि पॉलिसीज़ किसके द्वारा बनाई जा रही थी? ब्रिटिश के द्वारा. एंड पीपल जो हमारी जनता थी वो. इन द प्रीवियस चैप्टर यू लुक एट द पॉलिसीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. पॉलिसीज़ के बारे में हम पिछले चैप्टर में कुछ रीड कर चुके हैं. इफेक्ट दे हैड ऑन द डिफरेंट पीपल, और उसका जो प्रभाव था वो अलग अलग लोगों पर अलग था. जैसे किंग पर इफेक्ट अलग था, क्वीन पे, पीसेंट्स पे एंड लैंडलॉर्ड्स पे, ट्राइबल्स पे, सोल्जर पे, पर ऑल इफेक्टेड इन द डिफरेंस पे. अलग अलग ढंग से सभी को प्रभावित किया था. किसने? पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश ने. You have also seen how people resist policies and action that harm their interest or go against their sentiments. तो इस प्रकार जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी या एक्शन थे, उनकी कार्यवाही वो जनता के इंटरेस्ट में नहीं थी, जनता के हित में नहीं थी. इन पॉलिसीज से हमारे इंडियन के लोगों के सेंटिमेंट्स, भावनाओं को क्या पहुंचा? ठेस लगी, भावनाओं के अगेंस्ट थी. तो इन भावनाओं के अगेंस्ट होने के कारण सभी भारतीय, यानी कि नॉर्थ प्लेन्स के ज़्यादातर भारतीय किसके खिलाफ खड़े हो गए थे? अगेंस्ट द ब्रिटिश. नवाब लॉस्ट देयर पावर्स. जो नवाब थे हम चैप्टर सेकंड में, थर्ड में रीड कर चुके हैं. जैसे पहले बंगाल के नवाब को मीर कासिम था, मीर जाफ़र था, सिराजुद्दौला था, इन सबको हटा दिया गया था. धीरे धीरे दिल्ली के जो नवाब थे उनको भी हटा दिया गया था. तो सीइंग द मिड 18th सेंचुरी, जब 18th सेंचुरी का मिड का टाइम था, नवाब एंड राजा हैड सीन देयर पावर इरोड, यानी कि अपनी पावर को धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे थे, ख़त्म होती जा रही थी उनकी पावर. दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी हैंड, और वो धीरे धीरे अपने सम्मान को और अपनी सत्ता को खोते जा रहे थे. रेजिडेंट्स हैड बीन स्टेशन इन मैनी कोर्ट्स, उनके जो रहने का स्थान था, उनके दरबार को कई दूसरे, उनके दरबारों की जगह दूसरे स्थान बना दिए गए थे. द फ्रीडम ऑफ द रूलर रिड्यूस, और उनकी स्वतंत्रता को कम किया गया था. देयर आर्म्स फॉरेस्ट डिस्पेंस, उनकी जो सेना थी उसको भी भंग कर दिया गया था. एंड देयर रेवेन्यूज एंड टेरिटरीज टेक्स्ड अवे बाय द स्टेज, यानी कि एक स्टेज के बाद दूसरे स्टेज पर उनके जो अधिकार थे, टैक्स लेने के अधिकार थे, उनके जो प्रांत थे उनसे छीने जा रहे थे. उनकी सेनाओं को भंग किया जा रहा था. अपनी सेना तैयार कर रहे थे ब्रिटिश वाले. मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, यानी कि कई स्थानीय जो शासक थे अपने हितों की रक्षा करने के लिए किससे बातचीत करना चाह रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी से बातचीत करना चाह रहे थे, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्शन, क्या चाहती थी कि वो मान्यता दे दें, उसने जो गोद लिया है बेटा एज ए हायर, एक राजकुमार के या उत्तराधिकार के रूप में मान्यता दी जाए टू द किंगडम, उसकी राजधानी की. आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, उसकी हस्बैंड की मृत्यु के बाद, जो नाना साहब थे. द अडॉप्शन, तो ये महारानी जो लक्ष्मीबाई थी उसने अंग्रेज़ों से कहा कि मेरे पति की मृत्यु के बाद जो नाना साहब है उन्होंने गोद ले रखा है बेटा, उसको उत्तराधिकार के रूप में मान्यता दी जाए. अब नाना साहब द एडोप्शन, जो नाना साहब थे किसके एडोप्शन थे? पेशवा बाजीराव सेकंड के. पेशवा बाजीराव ने गोद लिया था. प्लीडेड दैट, उसने भी प्रार्थना की थी ही बी गिवन हिज फादर पेंशन व्हेन द फादर लेट डेथ, जब उसके पिताजी की डेथ हो जाएगी उसके बाद पिताजी की पेंशन उसको मिलनी चाहिए. However, the company confidence its superiority and military power turned down these pleas. तो जो अपनी
सुपीरियर मानते थे अपने आप को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपको अपने आप को श्रेष्ठ मानती थी और अपनी जो मिलिट्री पावर थी उसके आधार पर वे इन सभी निवेदनों को, इन सभी प्रार्थनाओं को ठुकरा रहे थे। उनको कोई भी बात किसी भी राजा की नहीं मान रहे थे। अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज, अवध पीछे हमने पढ़ा था जिसका आधे हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया था। कब? 1801 में सब्सिडरी अलायंस के द्वारा इम्पोज ऑन अवध का आधा पार्ट उन्होंने पहले ही अपने कब्जे में कर लिया था। 1856 में इट वाज टेकन ओवर, कंप्लीट अवध को अपने कंट्रोल में कर लिया था। गवर्नर जनरल डलहौजी डिक्लेयर दैट द टेरिटरीज वाज बीइंग मिस गवर्नर। डलहौजी ने क्या डिक्लेयर किया, क्या घोषणा की कि अवध के जो रूलर हैं वो अच्छी तरह से शासन नहीं चला पा रहे, यानी कि मिसबिहेव कर रहे हैं वहाँ की जनता के साथ। ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, और वो आवश्यकता है कि ब्रिटिश सरकार है वो अच्छी तरह से प्रशासन को चलाएगी, उचित तरीके से प्रशासन को चलाएगी। द कंपनी इवन बिगन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डेंसिटी टू एंड। तो कंपनी के प्लान क्या थे? योजना बनाएगी कैसे मुगल वंश को का एंड किया जाए। द नेम ऑफ मुगल किंग वाज रिमूव्ड फ्रॉम द क्वाइंस। जो मुगल राजा थे जो जिनका सिक्कों पर नाम होता था, मुगल कंपनी ने उनके सिक्कों से नाम हटा दिए, रिमूव कर दिए गए थे। इन 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने अनाउंस दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर, तो ये हमने पढ़ा था कि लास्ट जो मुगल एम्पर थे वो कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। ये क्या अनाउंस किया डलहौजी ने कि डेथ के बाद, बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद द फैमिली ऑफ किंग वुड बी शिफ्टेड ऑफ द रेड फोर्ट। जो किसकी फैमिली थी? बहादुर शाह जफर की फैमिली थी, कहाँ रहती थी? रेड फोर्ट में रहती थी। तो वहाँ से उसको शिफ्ट करके दूसरे स्थान पर दिल्ली के कहीं और रहने के लिए भेजा जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने डिसाइड क्या किया? बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग, लास्ट राजा होंगे। आफ्टर हिज डेथ नन ऑफ द डिसेंडेंट्स, कोई भी उसका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, उसको राजा की मान्यता नहीं दी जाएगी, वो सिर्फ प्रिंसेस, राजकुमार कहा जाएगा। ये किसने किया था डिसाइड? कैनिंग ने। ओके, पीसेंट एंड तर्शिपोए। अब ये जो रेबल स्टार्ट हो चुका था 1857 में, तो ये किसानों और सिपाहियों में कैसे फैला था? इन द कंट्री साइड, गाँव के साइड में पीसेंट जो किसान थे, जमींदार थे, रिसेंटेड हाई टैक्स एंड द रिजिड मेथड ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन, जो कैसे थे? कठोर तरीके थे रेवेन्यू इकट्ठा करने के, लगान इकट्ठा करने के जो कठोर तरीके थे, उनसे जमींदार और किसान क्या थे? दुखी हो चुके थे। और जो हाई टैक्स थे, ज़्यादा टैक्स लिए जाते थे। मैनी फेल टू पे बैक, कई तो जो जमींदार थे या किसान थे उनको वापस पे करने में फेल हो चुके थे। देयर लोन टू बी मनी लैंडर्स एंड ग्रेजुअली लॉस्ट द लैंड्स, और उनका जो लोन था, कर्ज था, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। जो महाजनों से लोन लेते थे और उसके कारण वो लॉस्ट कर चुके थे अपनी ज़मीन को। दे हैड टिल द जनरेशन, अपने पूर्वजों की जो ज़मीन थी उसको भी वो लॉस्ट कर चुके थे। किसके पास? मनी लैंडर पे, क्योंकि जो लोन था उसको वो पे करने में क्या हो गए थे? फेल हो गए थे। तो उनकी कई जनरेशन की, कई पीढ़ियों की जो ज़मीन थी वो खो चुके थे। इंडियंस को इन द employee of the company also had reason for this content। तो जो ब्रिटिश सेना के अंदर कई भारतीय सिपाही थे जो काम करते थे, नौकरी करते थे, वो भी कई कारणों से उनसे दुखी हो चुके थे। देवर एंड हैप्पी, उदास थे अबाउट देयर पे, उनकी पे के बारे में। अलाउंस, जो उनको भत्ता मिलता था, एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस, जो नौकरी करने के कंडीशन थे उनसे वो परेशान थे। सम ऑफ द न्यू रूल्स, कुछ नए रूल बनाए गए थे। मोर ओवर वायलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ एंड बिलीव्स, कई तो जो अपनी धार्मिक अपनी मान्यताएं थी, विश्वास थे, उनको ये लगता था कि उनके धर्म को ब्रिटिश नष्ट करने वाले थे। डिड यू नो, जैसे आप जानते हैं, दैट इन दोज डेज, उन दिनों में, मैनी पीपल इन द कंट्री बिलीव्स, बहुत सारे लोग अपने देश के विश्वास करते थे। इफ़ दे क्रॉस द सी, क्या करेंगे? अगर वो सी, समुद्र को क्रॉस करेंगे तो वुड लॉस देयर रिलीजन, क्या कर देंगे? अपने धर्म को नष्ट हो जाएगा, एंड उनकी जाति वो नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार 1824 में सिपोए वर टू गो वर्मा, कहाँ भेजा गया था? वर्मा, जो आज हमारा प्रेजेंट म्यांमार है, वो पहले उसका नाम था वर्मा। तो वहाँ भेजा गया। तो वहाँ जाने के लिए सी रूट का प्रयोग किया जाता था, यानी समुद्री रास्ते से उनको भेजा जाता था। तो सैनिकों ने क्या करते? रिफ्यूज कर दिया, फॉलो द ऑर्डर, आदेश मानने से। दे एग्री टू गो, वो चाहते थे, सहमत थे, कहाँ से? किसके रास्ते से? लैंड रूट से जाने के लिए सहमत थे, लेकिन सी रूट से नहीं जाना चाहते थे। तो देवर सेवरली पुनिश्ड, उनको सजा दी गई थी। एंड डिड नॉट डाई डाउन इन 1856 कंपनी पास इन 1856 में कंपनी के द्वारा नए कानून बनाए गए। स्टेटेड दैट एवरी न्यू पर्सन
सो न्यू पर्सन हु टूक अप एम्प्लॉय, अगर कोई नया व्यक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करेगा तो कंपनी की जो आर्मी है उसके जो रूल है उनसे एग्री होना पड़ेगा, और उनकी इफ़ रिक्वायर्ड अगर नौकरी करने की ज़रूरत है तो उनको इन सभी रूल्स से एग्री होना पड़ेगा था। ओके, सिपाही आल्सो रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड, तो जो सिपाही थे वो गांव की हालत से भी परेशान थे, गांव की साइड में जो हो रहा था। मैनी ऑफ देम वर पीसेंट्स, बहुत सारे जो किसान थे, हैड फैमिलीज लिविंग इन द विलेजेस, जो गांव में रह रहे थे। सो द एंगर ऑफ द पीसेंट क्विकली सेपरेट अमंग द सिपाही, जो सिपाहियों के साथ साथ यह गुस्सा धीरे धीरे गांव के किसानों तक भी पहुंच चुका था। रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स, यानी कि जो ब्रिटिश थे वो चाहते थे क्या करना, सुधार करना, तो उनकी जो सुधार करने की प्रतिक्रिया थी उसके खिलाफ भी लोगों ने विद्रोह किया। ब्रिटिश बिलीव्स, क्या बिलीव करते थे, इंडियन सोसाइटी हैड टू रिफॉर्म, सुधार करने की जरूरत है, किसमें, भारतीय सोसाइटी के अंदर। लॉ वर पास्ट, उन्होंने लॉ पास किए, कानून बनाए। स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती, यानी कि जो सती प्रथा थी उसको खत्म करने के लिए। सती प्रथा को कब खत्म किया गया बेटा, 1829 में, किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के, आपने सुना भी होगा, तो इसके द्वारा ये प्रैक्टिस ऑफ सती खत्म की गई थी। इसके खिलाफ कानून बनाया। सती का मतलब, अब कोई राजा एक्सपायर हो जाता था तो उसकी रानी को या कोई भी मेन पीपल अगर डेथ हो जाती थी तो उसकी जो मिसिज है, उसकी जो पत्नी है, उसको साथ में ही जिंदा जला दिया जाता था। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस ऑफ सती। एंड कोरे इज द रीमेरिज ऑफ विडो, विडो जो विधवा हो जाती थी उनको दोबारा शादी करने के कानून बना दिए गए थे। तो ऐसे कानून जो भारतीय लोगों को ये लगता था कि वो हमारी सोसाइटी को धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, खराब करते जा रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन, जो भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा की शिक्षा देने के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाने लगा, प्रोमोट किया गया। आफ्टर 1830 के अंदर कंपनी ने क्या अलाउ कर दिया, क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ कर दिया टू फंक्शन, कार्य करने के लिए, यहाँ पर काम करने के लिए भेजा गया, और कहा गया कि इट्स डोमेन्स एंड इवन ओन लैंड्स एंड प्रॉपर्टी, वो स्वतंत्र रूप से अपनी जो उनकी ज़मीन है पूर्वजों की उसका प्रयोग कर पाएंगे, अपनी प्रॉपर्टी का प्रयोग कर पाएंगे। इफ़ इन 1850 में न्यू लॉज पास, एक नया कानून बनाया गया, इन 1850 में एक नया कानून बनाया गया, मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी इजियर, आसानी से वो अपने धर्म को ईसाई धर्म में चेंज कर सकते थे, कन्वर्ट कर सकते थे। दिस लॉ अलाउड, इस कानून के बाद अलाउ किया जाता था, एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड, अगर एक भारतीय अपने धर्म को बदलेगा, क्रिश्चियन बनेगा, ईसाई बनेगा, तो इनहेरिएट द प्रॉपर्टी, जो उसकी पूर्वजों की संपत्ति है, वंशजों की संपत्ति है, उसको अपने पास ही रख सकेगा। मैनी इंडियन बिगन टू फील, तो बहुत सारे भारतीयों ने सोचना शुरू किया कि द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉय देयर रिलीजन, वो उनके धर्म को खत्म करते जा रहे हैं, देयर सोशल कस्टम्स एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, उनके जो परंपरागत तरीके हैं जीने को, उनको वो खत्म करते जा रहे हैं। ऐसा किसने सोचा, भारतीयों ने। देयर वर ऑफ कोर्स अदर इंडियन हु वांटेड टू चेंज सोशल प्रैक्टिस, यहाँ दूसरे कुछ भारतीय ऐसे थे जो बदलाव चाहते थे, सामाजिक जो व्यवहार था उसमें बदलाव चाहते थे। इसके बारे में हम रीड करेंगे चैप्टर 7 के अंदर डिटेल से। थ्रू द आइज ऑफ द पीपल, यानी कि जनता की नज़र से ये जो विद्रोह था वो कैसा था। टू गेट ग्लिम्पस व्हाट पीपल वर थिंकिंग दोज डेज अबाउट ब्रिटिश रूल्स, ये अंग्रेज़ों के शासन के बारे में सोच रहे थे, जिसका सोर्सेज 1 और सोर्सेज 2 के बारे में हम रीड करेंगे। यहाँ हम छोटा सा ये लिस्ट ऑफ 84 रूल्स, ब्रिटिश के द्वारा 84 रूल बनाए गए थे। तो इस 84 रूल के बारे में एक बुक में बताया गया था, एक महाजा प्रवास बुक रिटन बाय द विष्णु भट्ट, किसके द्वारा लिखी गई, विष्णु भट्ट के द्वारा। एक ब्राह्मण था, कहाँ का, महाराष्ट्र गांव का। अब ये वह हिज अंकल, ही एंड हिज अंकल सेट आउट अटेंड यज, एक यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए कहाँ जा रहे थे, मथुरा जा रहे थे। तो विष्णु भट्ट राइट्स दे मीट सम सिपाही, उसको रास्ते में क्या मिले, सिपाही मिले। उन्होंने कहा कि वो आगे ना जाए, अपनी यात्रा पे आगे ना जाए, क्योंकि 3 डेज़ के अंदर ही यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि आपको वापस आने का समय नहीं मिलेगा। तो क्यों ऐसा विद्रोह किया गया, क्योंकि उसने जो 84 रूल्स थे वो अनाउंस किए गए थे राजाओं के लिए, जो प्रिंस थे, कहाँ के, कलकत्ता के प्रिंस थे, जो किंग थे, उनको इन सभी रूलों को मानना पड़ेगा। इन रूलों को जो नहीं मानेगा तो अंग्रेज उन पर क्या करेंगे, प्रेशराइज करेंगे। तो सिपाही इन सभी रूलों से दुखी होकर रेबल करना चाहते थे, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट। ओके, तो यहाँ देना है माझा प्रवास किसकी बुक है, विष्णु भट्ट की। कौन थे वो, ब्राह्मण थे, कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो घटना है वो है एक रेजिमेंट के अंदर, जो रेजिमेंट है
एक सोल्जर है जो सूबेदार सीताराम के द्वारा बताया जा रहा है। उसने अपनी मेमोरीज के बारे में बताया, सीताराम पांडे। तो सीताराम पांडे भर्ती कब हुए थे? 1812 में हुए थे, बंगाल के अंदर। इसने सेवा की अंग्रेजों की। ही हेल्प द ब्रिटिश टू सर्व, वो हर मदद करना चाहता था ब्रिटिश की, क्योंकि उनकी सेना में काम करता था। इस प्रकार से 1861 में अवधी लैंग्वेज में उन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी सारी यादों के बारे में, और नॉर्गेट थे, उसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। तो इसमें यही बताया गया है कि जो अवध के राजा थे, अवध को कब्जे में कर लिया था। तो ये स्टोरी सिर्फ अवध के बारे में बताई गई। किसके द्वारा बताई गई है? सूबेदार सीताराम पांडे के द्वारा। 1812 में जो नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था, उसने 48 ईयर्स तक वहाँ ब्रिटिश की सेवा की थी, और रिटायर कब हुआ था? 1860 में। नेक्स्ट जो हमारे सोर्सेज हैं, इसमें ये बताया गया है कि जो रेबल्स का कारण था, रीजन था, वो क्या था? सरकार सेंड कर रही थी, भेज रही थी पार्टी ऑफ मैन, एक पार्टी को भेज रही थी, रेजिमेंट टू डिफरेंट गैरिसन, अलग अलग सैनिकों के स्थानों पर भेजा जा रहा था। क्या यूज करने के लिए? यूज ऑफ न्यू राइफल, नए राइफल का प्रयोग करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था। लेकिन दीज मैन परफॉर्म्स, कुछ व्यक्ति बता रहे थे, जो न्यू ड्रिल्स फॉर सम टाइम, इसको चलाने के लिए गोट और बाई मीन्स ऑफ द अदर दैट द कार्टिडेज, यानी कि इसमें कारतूस लगाना पड़ता था। उस कारतूस को खोलने के लिए न्यूज राइफल में ग्रेस्ड विद फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, ये बताया गया था। नए जो कारतूस थे उसके ऊपर गाय और सुअर का फैट लगा हुआ है, तो उसको किससे खोला जाता था? कारतूस को, मुंह से। तो द मैन फ्रॉम आवर रेजिमेंट्स रोट टू अदर इन द रेजिमेंट टेलिंग, इस सब के बारे में बताया गया। इस घटना से दुखी होकर भी क्या कर दिया उन्होंने? कहा कि अगर हम गाय और फिग के फैट को मुंह लगाएंगे तो इससे हमारा धर्म क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार सिपाहियों ने किसके अगेंस्ट रेबल किया बेटा? ब्रिटिश के अगेंस्ट। ये कुछ रीजन थे। म्यूनिटी बिकम्स ए पॉपुलर रेबेलियन, एक जो सैनिक विद्रोह था, कैसे एक जनता का विद्रोह बन गया था। थ्रो स्ट्रगल बिटवीन रूलर्स, स्ट्रगल चल रहा था रूलर्स के बीच में। रूल्ड आर नॉट अनयूजुअल, यानी कि उनका जो शासन था वो अच्छा नहीं था। समटाइम्स सच स्ट्रगल बिकम क्वाइट विस्पर्ड ए पॉपुलर रेजिस्टेंस सो दैट द पावर ऑफ द स्टेट ब्रेक डाउन से, कई बार ऐसे ही राजा के खिलाफ, लेकिन राज्य की जो सत्ता थी वो धीरे धीरे अगर ऐसे विद्रोह हो जाते थे तो खत्म हो जाती थी, छीन भिन हो जाती थी। ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बड़ी संख्या में लोग मिलकर बिगिन टू बिलीव, विश्वास करना शुरू किया था दैट दे हैव ए कॉमन एनिमी, हम सब का एक ही दुश्मन है। एंड राइज अप अगेंस्ट द एनिमी, हम ऐसे दुश्मन के खिलाफ खड़े हो जाएंगे एट दैट टाइम, उसी समय सेम टाइम। फॉर सच ए सिचुएशन, ऐसी स्थिति में डेवलप पीपल हैव ऑर्गेनाइज, तो क्या है ऐसी स्थिति में लोगों को अपनी एक संस्था बनानी चाहिए। कम्युनिकेट, संचार की कुछ साधन होने चाहिए। टेक इनिशिएटिव एंड डिस्प्ले कॉन्फिडेंस टू टर्न द सिचुएशन अराउंड, यानी कि पूरी तरह से इस सिचुएशन को चारों तरफ फैलाने के लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत थी, आत्मविश्वास की जरूरत थी, संचार की जरूरत थी, और पहलकदमी करने की, यानी कि पहल कौन करेगा ये करने की जरूरत थी। इम्यूनिटी होता है बेटा सैनिक विद्रोह, सेना के द्वारा। व्हेन सोल्जर एज ए ग्रुप डिसओबे देयर ऑफिसर इन द आर्मी, यानी कि सेना के अंदर अपने अधिकारी की बात न माने उसको बोलते हैं म्यूटिनी। सच ए सिचुएशन डेवलप्स इन द नॉर्थन पार्ट, ये जो सिचुएशन थी वो कहाँ पे हो रही थी? नॉर्थन पार्ट में, यानी जो हमारा उत्तरी पार्ट है इंडिया के अंदर 1857 में। आफ्टर 100 ईयर्स, 100 सालों के जो यहाँ अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर प्रशासन किया था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड ए मासिव रेबेलियन, यानी सबसे बड़ा विद्रोह का सामना करना पड़ा था, जो कब स्टार्ट हुआ था? मई 1857 में। एंड थ्रेटेंड द कंपनी, और कंपनी को डर लग रहा था वेरी प्रेजेंस इन इंडिया, जो स्थिति थी भारत के अंदर उससे। सिपोई म्यूटिन इन सेवरल प्लेसेस, जो सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया जा रहे हैं अलग अलग स्थानों पर। बिगिनिंग फ्रॉम द मेरठ, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? मेरठ पे। कब? मई 1857 में। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन, अलग अलग सेक्शन के लोगों ने भी उनका साथ देना शुरू किया था। सोसाइटी रोज अप इन रेबेलियन, इस विद्रोह में जो समाज के लोग थे उन्होंने भाग लिया। सम रिगार्ड्स इट एज द बिगेस्ट आर्म्स, इस प्रकार से लोगों की एक बहुत बड़ी सेना इकट्ठी हो चुकी थी। रेजिस्टेंस द कोलोनियलिज्म इन द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में ब्रिटिश के अगेंस्ट एक सबसे बड़ी सेना कब खड़ी हो गई थी? मई 1857 में। तो इस प्रकार यहाँ से हमें क्या
पता चला कि जो रेबेलियन था वो मई 1857 में स्टार्ट हुआ था मेड से। अब ये इसकी पिक्चर दिखाई गई है कि इवनिंग 3 जुलाई 1857 3000 रेबल्स कम फ्रॉम द बरेली क्रॉस द रिवर जमुना एंटर्ड दिल्ली अटैक द ब्रिटिश कैवलरी पोस्ट। जो घुड़सवार थे अंग्रेज थे उनके ऊपर उन्होंने हमला किया था। एंड द बैटल कंटिन्यू ऑल थ्रू द नाइट्स, और पूरी रात ये लड़ाई चलती रही थी। फ्रॉम मेर टू दिल्ली, तो कैसे ये जो रेबेलियन था मेरठ में स्टार्ट हुआ था मई में, और कैसे ये दिल्ली पहुंचा। तो 29 मार्च की ये घटना है एक, जिसमें बताया गया है 29 मार्च 1857 में यंग सोल्जर सैनिक थे मंगल पांडे वाज हैंग्ड, उसको फांसी पे लटका दिया गया टू डेथ फॉर अटैकिंग। किसके कारण अटैक कर दिया था उसने, बैरकपुर के ऑफिसर अधिकारी पर, उसकी डेथ के कारण इसको फांसी की सजा दी गई थी। सम डेज लेटर, उसके कुछ दिनों के बाद, सम सिपोर रेजिमेंट एट मेरठ रेजिमेंट के जो सैनिक थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था टू द आर्मी ड्रिल यूजिंग द न्यू कार्टेडाइज, नए कारतूसों का प्रयोग कर। जैसे हमने पीछे बताया था कि विच वर सस्पेक्ट, उनको संदेह था कि बीइंग कोटेड विद द फैट ऑफ काउज, इस पर किसका फैट लगा हुआ है, काऊ का एंड द पिग्स का। 85 सिपाही वर डिसमिस सर्विस, उन्होंने सर्विस से हटा दिया गया था, नौकरी से डिसमिस कर दिया गया था। एंड सेंटेंस टू 10 ईयर्स, और 10 सालों के लिए उनको जेल में डाल दिया गया था। डिसओबिंग देयर ऑफिसर, क्या किस जुल्म में, अपने अधिकारियों की बात नहीं मानने में। ये घटना कब हुई थी, 9 मई 1857 में। जो 85 सिपाही जेल में डाले गए थे, ये घटना हुई थी 9 मई 1857 में। जो मंगल पांडे को फांसी पर लटकाया गया था वो 29 मार्च 1857 में। ये मंगल पांडे की पिक्चर दी गई है। द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर इन मेरठ, मेरठ के जो दूसरे सैनिक थे वाज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो ज़्यादा ही इस बात कर उन्होंने महसूस हुआ था। ऑन द 10 मई को सोल्जर मार्च टू द जेल, जो मेरठ की जेल थी उसकी तरफ उन्होंने धावा बोल दिया था। एंड रिलीज द इम्प्रेजन सिपाही, जो भी जेल में बंद थे उन सिपाहियों को छुड़वा लिया था। दे अटैक एंड किल बर्ड्स ऑफिसर, उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों पर अटैक किया और उनको मार डाला। कैप्चर गन्स को उठाया, और जो हथियार थे गोला बारूद थे उनको उठाया। सेट फायर द बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग में क्या लगा दी, आग लगा दी। प्रॉपर्टी ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों की जो प्रॉपर्टी थी उसमें भी क्या लगा दी, उन्होंने आग लगा दी। डिक्लेयर्ड वार ऑफ फिरंगी, ये किसके खिलाफ युद्ध था, फिरंगी किसको कह रहे हैं, ब्रिटिशर को। तो ये डिक्लेयर कर दिया कि फिरंगी के खिलाफ हम युद्ध करेंगे। द सोल्जर वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एंड देयर रूल इन द कंट्री, जो सोल्जर क्या चाहते थे कि ये जो ब्रिटिश का यूज है रूल से यहाँ से ख़त्म करना है। बट हु वुड रूल द लैंड स्टेट, इसके बाद हमारा शासक कौन होगा, ये सोच रहे थे सैनिक। सोल्जर हैड आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर मिला सैनिकों को मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। तो उन्हें सोचा कि आने वाला जो हमारा नेता होगा या हमारा शासक होगा वो कौन होगा, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कौन थे, लास्ट मुगल एम्परर। सिपाही ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट, घोड़ों पर चढ़कर जो सिपाही थे मेरठ से रात में ही 10 मई को टू रीच दिल्ली, रात में ही दिल्ली पहुंच गए। इन द अर्ली, सुबह मॉर्निंग में ही जल्दी। एज न्यूज ऑफ देयर अराइवल सफर, चारों तरफ ये खबर पहुंच चुकी थी कि सैनिक मेरठ से दिल्ली आ चुके हैं। द रेजिमेंट स्टेशन इन दिल्ली आल्सो रोज अप, तो उनकी खबर आने से जो दिल्ली के स्टेशन थे रेजिमेंट के, वहाँ भी विद्रोह शुरू कर दिया अगेंस्ट ब्रिटिश ऑफिसर, और अंग्रेजों के जो अधिकारी थे उनके खिलाफ वर किल्ड, उनको मारा गया। आर्म्स एंड एम्यूनिशन सीज्ड, उनके हथियार थे उनके गोला बारूद थे उसको सीज कर लिया गया। बिल्डिंग सेट ऑन फायर, बिल्डिंग में आग लगा दी गई। ट्रिम्पेंट सोल्जर गैदर्ड अराउंड, जो जीत रहे थे सैनिक वो कहाँ इकट्ठे हो गए, अराउंड द वॉल ऑफ द रेड फोर्ट, जो लाल किला था उसके चारों तरफ खड़े हो गए। लाल किले में कौन रहते थे, बहादुर शाह जफर। तो बहादुर बाद सलीम वहाँ रहते थे। डिमांडिंग टू मीट हिम, उन्होंने सिपाहियों ने कहा कि हम बहादुर शाह जफर से मिलना चाहते हैं। द एम्परर वाज नॉट क्वाइट विलिंग, लेकिन जो सम्राट था वो इसको अच्छा नहीं मानता था। टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर, वो इतनी बड़ी ब्रिटिश पावर से चैलेंज चुनौती नहीं लेना चाहता था। बट अ सोल्जर प्रेसिस्ट, सैनिकों ने उसको मना लिया। दे फॉरेस्ट देयर वे इनटू द प्लेस एंड प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह जफर एज ए लीडर, उन्होंने कहा कि आप हमारे नेता के रूप में, लीडर के रूप में नेतृत्व करेंगे, ऐसा सैनिकों ने राजा से बात मनवा ली। द एजिंग एम्परर, जो बूढ़े
बादशाह थे, सम्राट थे, हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड, उनकी मांग को स्वीकार किया। ही रोट लेटर टू ऑल द चीफ एंड रूलर्स, जो जिसके उसके अधीन काम करने वाले शासक थे या मुखिया थे पूरे देश के अंदर, टू कम फॉरवर्ड एंड ऑर्गेनाइज ए कॉन्फेडेंसरी ऑफ इंडियन स्टेट्स टू फाइट्स एंड ब्रिटिश। तो उन्होंने एक लेटर लिखा और कहा सभी शासकों को और मुखियाओं को वो इकट्ठा होकर एक संस्था बनाएंगे, ऑर्गेनाइज बनाएंगे और इंडियन स्टेट के लिए, और किसके खिलाफ लड़ाई करेंगे, फाइट द ब्रिटिश, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। द सिंगल स्टेप टेकन, एक स्टेप से बहादुर शाह जफर हैड ग्रेट इम्प्लीकेशन, क्या मिले, बहुत अच्छे परिणाम सामने आए थे। मुगल डेंसिटी हैड रूल ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट, मुगल वंश ने बहुत बड़े हिस्से पर हमारे यहाँ शासन किया था। मोस्ट माला रूलर, जो छोटे छोटे शासक थे, चीफ एंड मुखिया थे, कंट्रोल डिफरेंट टेरिटरीज, उनका भी नियंत्रण था अलग अलग प्रांतों पर, बिहाफ ऑफ द मुगल रूलर, किसके आधार पर, मुगल रूलर के आधार पर। थर्टेंड बाय द एक्सपेंशन ऑफ द वो डरे हुए थे, रूलर डरे हुए थे, जो ब्रिटिश रूल का एक्सपेंशन है जो फैलता जा रहा है, मैनी ऑफ देम फेल्ट, उनको महसूस हो रहा था दैट इफ द मुगल एम्पर कुड रूल अगेन, अगर मुगल बादशाह दोबारा उनके ऊपर शासन करेंगे, दे टू वुड बी एबल टू रूल देयर ओन टेरिटरीज, यानी कि वो तभी अपने प्रांतों पर शासन करने योग्य रह पाएंगे, नहीं तो किसके कंट्रोल में चले जाएंगे, ब्रिटिश के कंट्रोल में, अंडर द मुगल अथॉरिटी। इसलिए सभी रूल्स थे, जो छोटे रूलर थे, चिफ्टेन थे, वो किसके अंडर में शासन करना चाहते थे, मुगल अथॉरिटी के। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दैट दिस टू हैपन, अंग्रेजों को ये आशा नहीं थी, उम्मीद नहीं थी कि ऐसी घटना हो जाएगी। दे थॉट द डिस्टर्बेंस क्यूज बाय द इश्यूज ऑफ द कार्डाइज वुड डाई डाउन, उसने सोचा था कि छोटा सा कारतूसों का मामला है, जल्दी ही खत्म हो जाएगा। बट बहादुर शाह जफर डिसीजन टू ब्लेस द रेबिलियन, बहादुर शाह के जफर के डिसीजन ने इस रेबिलियन को और बढ़ा दिया गया, चेंज द एंटायर सिचुएशन, पूरी स्थिति को बदल दिया गया। फन वहन पीपल सी एन अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी, जब लोगों के सामने एक संभावना के रूप में अल्टरनेटिव मिला, दे फील इंस्पायर्ड, उन लोग और ज़्यादा इंस्पायर हुए और उत्साहित हुए। इट गिव देम द करेज, जिससे उनको हिम्मत मिली, आशा मिली और कॉन्फिडेंस मिला, और इस विद्रोह को आगे बढ़ाया था। अब हम रेबिलियन सपेयर्ड इंडियन के अदर कंट्रीज के अदर पार्ट के अंदर, इसको हम बाद में करेंगे। उम्मीद है बेटा आपने लेसन को अच्छी तरह से समझने के लिए समझा होगा और वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और लेसन को समझेंगे।